नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सर्वोदय में। दोस्तों, आज हम सीटेट की हिंदी पेडालॉजी जो 15 नंबर की आती है उसका हम दूसरे नंबर का वीडियो करेंगे, जो पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 पहले ही हम वीडियो में कर चुके हैं। जहाँ तक दोस्तों उसमें हमने कवर कर लिया है कुछ यहाँ जो भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियाँ हैं। प्रमुख विधियाँ केवल हम ये लिख चुके हैं कि कितने प्रकार की विधियाँ होती हैं, मुख्य विधियाँ कितनी होती हैं भाषा शिक्षण की, जो टीचर के लिए बहुत उपयोगी होता है। वह अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जिस विद्यालय में पढ़ाता है या कहीं पर किसी बच्चे को बताता है तो वह किस विधि का प्रयोग करता है, ये सब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। ये शिक्षण विधियाँ शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि शिक्षार्थी इसी में हम शिक्षक विधियों में देख रहे थे कि कौन सी शिक्षक विधियाँ होती हैं जो जो शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के लिए आवश्यक होती हैं। शिक्षक उन विधियों का प्रयोग करके शिक्षार्थी को सिखाता है तथा शिक्षार्थी जो विद्यार्थी होता है वो समझता है कि हमें कौन सी विधि से समझाया जा रहा है जो हमको हमारी समझ में अच्छे से आता है। इंडक्टिव मेथड से डिडक्टिव मेथड, डायरेक्ट मेथड कोई भी मेथड जिससे वो उसके समझ में अच्छा आता है, अर्थात ये जो टीचिंग स्किल्स होती हैं, शिक्षक विधियाँ होती हैं, दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। बहुत शिक्षा के क्षेत्र में आगे तक ले जाती हैं बालक को और शिक्षक को भी। शिक्षक उन विधियों का प्रयोग करके बालक को अच्छे से अच्छे ढंग से रूप में बता पाता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं। ये हम दोस्तों यहाँ पर पढ़ चुके थे कल, यहाँ पर ये हम सारी पढ़ चुके थे। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं टीचिंग स्किल्स। ये टीचिंग स्किल्स हम देख चुके थे कि 7 प्रकार की होती हैं, 1 2 3। ये व्याकरण विद ग्रामर मेथड, ग्रामर ट्रांसलेट मेथड, डायरेक्ट मेथड और भी, जैसे कि यहाँ पे देख चुके थे हम सारी विधियाँ देख ली थी। आज हम इन्हीं विधियों को 7 प्रकार की विधियाँ थी जैसे कि हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। उन 7 विधियों को आज हम विस्तार से इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ और देखते हैं कि एक एक करके सारी विधियों को पेडालॉजी में ये विधियाँ पूछी जाती हैं। जैसे व्याकरण विधि मतलब जैसे कि हमने ग्रामर मेथड पढ़ा था कि व्याकरण विधि में क्या होता है, तो इसको हम विस्तार से समझते हैं। सीधा यहाँ पे पढ़ लीजिए, लिखा है इस विधि में व्याकरण के नियमों को सिखाया जाता है। मतलब जिसमें हमें व्याकरण के नियमों को सिखाया जाता है तथा तोड़ फोड़ के शब्दों को ग्रामेटिकली मतलब व्याकरणिक भाषा में सिखाया जाता है, उसको हम कहते हैं कि व्याकरण विधि। जिसमें ग्रामर हमको सिखाई जाती है, ग्रामर के मेथड को अप्लाई करके थोड़े इधर उधर के शब्दों को जोड़ जाड़ के जो भी है ग्रामर के मेथड का प्रयोग करके हमको सिखाया जाता है। शिक्षक अपनी पढ़ाने के तरीके में शिक्षण विधियों में व्याकरण विधि का प्रयोग करता है, जिसको हम कहते हैं ग्रामर विधि यानी व्याकरण विधि। इस विधि में देख लिए हम क्या होता है। इस विधि में व्याकरण के नियमों को सिखाया जाता है तथा व्याकरण के नियमों के आधार पर अभ्यास कराया जाता है। बालक को बार बार अभ्यास करवाया जाता है कि ऐसे यहाँ पे इस तरीके से ग्रामर को यूज करना है। ये सेंटेंस जैसे हमको सेंटेंस बना रहते थे इंग्लिश में या हिंदी में अनुवाद, हिंदी में हमको कोई शब्द बनाना रहता है तो देखते हैं इसमें कि इसको ग्रामर की भाषा से किस तरीके से किया जा रहा है, व्याकरण के नियम इसमें किस तरीके से प्रयोग हो रहे हैं। इधर उधर के शब्दों को जोड़ जाड़ के ग्रामर के नियमों को पढ़ाया जाता है, उसको हम कहते हैं ग्रामर मेथड या व्याकरण विधि। तो आगे बढ़ते हैं, दूसरे हम देखते हैं व्याकरण अनुवाद विधि। इसमें क्या होता है, इसमें व्याकरण के नियमों को, जैसे व्याकरण के जो नियम होते हैं उन व्याकरण के नियमों को अनुवाद करके सिखाया जाता है। इसमें ट्रांसलेट मेथड, ग्रामर ट्रांसलेट मेथड कह सकते हैं। जैसे इंग्लिश में होता है कि किसी डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं हम लोग, और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनाते हैं, और जिस तरीके से ट्रांसलेट करके सिखाया जाता है, इसमें व्याकरण के नियमों को अनुवाद करके सिखाया जाता है। इसमें मातृभाषा का भरपूर प्रयोग होता है। जैसे हम शिक्षक को अगर कोई शिक्षक अगर अपने शिक्षार्थी को, विद्यार्थी को कोई चीज़ सिखा रहा है उसकी मातृभाषा में सिखा रहा है और व्याकरण के नियमों को मातृभाषा में प्रयोग करके सिखा रहा है। जैसे हम किसी बालक को बता रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि जैसे वह चिड़िया है, तो उसको हम बता रहे हैं कि वह चिड़िया है, तो इसमें हम उसको बताएंगे कि ग्रामर के कौन कौन से नियम फॉलो हो रहे हैं। वह हम बाद में नहीं कह सकते, जाता है बाद में नहीं कह सकते, या चिड़िया है बाद में नहीं कह सकते। तो यहाँ पे प्रयोग करके बताया जाता है, ट्रांसलेट करके बताया जाता है। तो उसको हम जो हमारी जहाँ की मातृभाषा होगी, स्थानीय लैंग्वेज हो, उस भाषा में हम उस बालक को बताते हैं। जैसे शुद्ध हिंदी जैसे लिखा हुआ है कि वह चिड़िया है, तो इसको हम उसी भाषा में, जैसे कि जो क्षेत्रीय भाषा है, मातृभाषा है बच्चे की, उसका प्रयोग करके सिखा रहे हैं कि वह चिड़िया है, चाहे जो उसकी भाषा हुई, तो उसको हम उसी भाषा में सिखा रहे हैं। व्याकरण के नियमों को अनुवाद करके सिखा रहे हैं, तो यहाँ पे उसको क्या कहते हैं, व्याकरण अनुवाद विधि या ग्रामर ट्रांसलेट मेथड। तो इसमें क्या होता है, यह 19वीं शताब्दी तक प्रचलित रही। 19वीं शताब्दी तक
यह प्रचलित रही। साइकोलॉजी मनोविज्ञान को व्यवहार के रूप में माना गया था, तब तक ये विधि अच्छे से चली। उसके बाद में ये तो चलती रही। उसके बाद में व्याकरण नियमों के होने के कारण इसमें, यहाँ पे दोस्तों मिस्टेक है टाइपिंग में, यहाँ पे देख लीजिए व्याकरणिक नियम होने के कारण, मतलब अब हम जैसे इंग्लिश हमको आती है, इंग्लिश हम लिख भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, लेकिन हम बोल नहीं पाते। किस लिए नहीं बोल पाते हैं? क्योंकि उसको हमने अफोर्ड लगा के सिखाया, सेकेंड लैंग्वेज के रूप में आती है और हमारे परिवेश में, वातावरण में वो नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं सीख पाते। और थोड़ी बहुत टूटी फूटी जिसको भी याद आती है, उसका एक कारण और होता है कि वो ग्रामर के मेथड पे चलता है। हम लोगों को ग्रामर सिखाई जाती है कि वह जा रहा है, वह खा रहा है, तो इसको ट्रांसलेट करना रहता है ही इट्स द फूड, या वह किस तरीके से जा रहा है, खा रहा है, उड़ रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं आकाश में। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, हम जब ट्रांसलेट करने लगते हैं, हम किसी के सामने बोलते हैं इंग्लिश को, तो उसको इंग्लिश को हम अपने सिखाए गए नियमों के अनुसार उनको अप्लाई करने लगते हैं, इसलिए हम उनको फ्लुएंट नहीं बोल पाते हैं, उसमें प्रवाह नहीं हो पाता है। तो क्या कहते हैं, वहाँ पे ग्रामर फेल होने लगती है। हम क्योंकि ग्रामर के नियमों को लेकर बैठते हैं और उन्हीं का प्रयोग करके बोलने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत हमारे लिए असुविधाजनक होती है। उसको बोलने में फिर बहुत दिक्कत होने लगती है, इसलिए हम फ्लुएंटली बोल नहीं पाते हैं। या हिंदी भी है, हिंदी में जब हम नियम पढ़ते हैं, ग्रामर के नियम पढ़ते हैं, तो ग्रामर के नियम अप्लाई करके जब हिंदी बोलने की कोशिश करते हैं, तो हिंदी नहीं, फ्लुएंटली नहीं आ पाती, उसमें वो प्रवाह नहीं हो पाता है। इसलिए यह विधि आगे चल के फेल हो गई। ये 19वीं शताब्दी तक तो चलती रही, जब तक ग्रामरी का जो व्याकरण है उसका अच्छा हुआ, लेकिन उसमें ये इतनी ज़्यादा टिपिकल हो गई, जो आगे आने वाले समय में इसका प्रयोग धीरे धीरे करके बंद होगा। क्योंकि अगर किसी चीज़ को फ्लुएंटली बात करना है, वार्तालाप करना है, बातचीत करना है, तो उसमें अगर हम कहीं समय बोलना है, कुछ भी करना है, तो उसमें हम फ्लुएंटली नहीं आ पा रही है, क्योंकि इसमें ग्रामर के नियम रटाए गए हमको हैं, और ग्रामर के नियम पूर्णतः आ नहीं पा रहे हैं, और या तो कहीं पर सही से अप्लाई नहीं हो पा रहे, जिस कारण से यह नियम भी फेल हो गया। 19वीं शताब्दी तक तो चला, लेकिन उसके बाद यह विधि भी असफल हो गई। इसके बाद इसी की कमियों को दूर करने के लिए, जैसे कहते हैं कि कोई एक प्रयोग हुआ, उसमें पता चल गया हमको कि इस कमी के कारण यह फेल हो रहा है। जैसे किसी ने रॉकेट लॉन्च किया, किसी साइंटिस्ट ने, तो आगे जाके फेल हुआ, तो उसको गैप का पता चला कि किस कारण से हमारा रॉकेट फेल हुआ था। इसी कारण इसमें जब देखते हैं क्या कहते हैं, ग्रामर अनुवाद, मतलब व्याकरण अनुवाद विधि जब आई, उसका प्रयोग हो रहा था, तो देखा इसमें कि फ्लुएंटी नहीं आ पा रही है। मातृभाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ग्रामर का प्रयोग कर रहे हैं, अनुवाद करके प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन साधारण बातचीत में, शुद्ध भाषा में बातचीत करने के लिए अगर हम ग्रामर का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये वहाँ पे सटीक नहीं बैठ पा रही है, प्रवाह नहीं हो पा रहा है भाषा का। तो इसलिए इन सभी कमियों को दूर करने के लिए डायरेक्ट मेथड यानी प्रत्यक्ष विधि का उदय हुआ। यह प्रत्यक्ष विधि सामने निकल के आई और इसका लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करने लगे। इसमें क्या हुआ कि जैसे ग्रामर और ट्रांसलेट मेथड जो था, उसी की कमियों को दूर करने के लिए यह विधि आई। इसको मौखिक वार्तालाप कहते हैं। जैसे अभी हमारे आसपास की लैंग्वेज, जैसे मदर टंग होती है या शुद्ध लैंग्वेज होती है, या किसी तरीके की जो भी भाषा होती है, हमारी स्थानीय भाषा होती है, हमारे परिवेश से जो भाषा हमने सीखी है, फर्स्ट लैंग्वेज, इसको हम किसी से इस भाषा में बात करनी होती है, तो आपस में बिना सोचे, बिना सतर्कता से, या किसी तरीके से, कोई नियम नहीं, कोई ग्रामर नहीं यूज करके डायरेक्टली हम बात कर लेते हैं कि हाँ बातचीत कर रहे हैं, हमें सोचना नहीं पड़ता कि हमको अब क्या बोलना है। बट इंग्लिश बोलते समय हमको सोचना पड़ता है कि अब क्या बोलना है, अब कौन सा नियम लगाना है। इसीलिए उसमें ग्रामर का प्रयोग होने के कारण हम इसको अच्छे से नहीं बोल पाते। और इसमें ग्रामर का, प्रत्यक्ष विधि में ग्रामर का प्रयोग नहीं होता है, और विद्यार्थी को पढ़ा है तो वहाँ पे मातृभाषा का प्रयोग नहीं होगा। जिस भाषा को पढ़ा रहा है उसी भाषा में बोलेगा। और मौखिक वार्तालाप विधि इसलिए कहते हैं कि कोई किताब पेन कॉपी नहीं लेके सीधे मौखिक हम बोल रहे हैं और आप ग्रहण कर रहे हैं। शिक्षक बोलता है और विद्यार्थी सीधे बैठकर ग्रहण करते हैं। इसको क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष विधि, मतलब डायरेक्ट मेथड। इसको डायरेक्ट मेथड कहा जाता है। इस विधि में शिक्षक मातृभाषा की मध्यस्थता के बिना, दोस्तों जो भी वर्ड टाइपिंग में सही नहीं है उनको सही के लिए इस विधि में है। इस विधि में शिक्षक मातृभाषा की मध्यस्थता के बिना अन्य भाषा सिखाता है। जैसे हमको इंग्लिश बोलनी है, तो उसमें, जैसे हमको इंग्लिश सीखनी है, तो उसमें क्या किया जाता है, हमें मातृभाषा का प्रयोग नहीं करना होता है। डायरेक्ट मेथड में मातृभाषा का प्रयोग नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें जब मातृभाषा का प्रयोग करके बताते हैं तो ये नियम फॉलो ही नहीं कर पाता है। तो इसमें क्या कहते हैं, जो भाषा हमें सिखाई जाती है हम उसी का प्रयोग करके, शिक्षक उसी का प्रयोग करके सिखाते हैं। जैसे हमको इंग्लिश सीखनी है, तो कोई अगर ऐसा होता है कि वहाँ पे परिवेश, जो हमारे आसपास का वातावरण होता है, उसको वैसा क्रिएट करने के लिए प्रत्यक्ष विधि में प्रयोग में लाएगी कि उस तरीके का माहौल बनाया जाए, जो बच्चा जिस चीज़ को सीखना चाहता है उसी तरीके का माहौल बनाया जाए। माहौल इसी तरीके से बनेगा कि यदि बच्चा इंग्लिश सीखना चाहता है, तो हमें चारों तरफ इंग्लिश का ही जो भी है क्वालिटी बढ़ानी है, इंग्लिश को ही बताना है चारों तरफ, इंग्लिश में ही बोलना है। यदि हम अपनी दूसरी भाषा का प्रयोग करने लगेंगे, तो इसमें उसको तो अच्छी से मातृभाषा आती है, तो हम उसका प्रयोग करेंगे, तो फिर ये डिस्टर्बेंस हो जाएगा। दूसरी भाषा का प्रयोग करने लगेगा विद्यार्थी, और जो भाषा हम सिखाना चाहते हो और वो सीखना चाहते हैं, उस भाषा को नहीं सीख पाएगा। इसलिए हम अपने आसपास का वातावरण क्रिएट करने लगते हैं कि हमको करना क्या है। तो इसलिए हम जो
उसको सीखनी होती है, वही लैंग्वेज हम प्रयोग करके प्रत्यक्ष विधि में डायरेक्ट कोई कॉपी किताब पेन लिए बिना उसको सिखाते हैं। इंग्लिश सीखनी है तो हमको इंग्लिश में ही बोलकर स्थिति को सिखाया जाता है। शिक्षक अगर विद्यार्थी को इंग्लिश सिखा रहा है तो वो इंग्लिश में ही बोलकर डायरेक्ट मेथड से ही बिना कॉपी कलम किताब के उस बालक को सिखाता है। ठीक है, इस विधि को प्रत्यक्ष विधि कहते हैं, मौखिक विधि भी कहा जाता है या ओरल मेथड भी कह सकते हैं। ठीक, जिससे हम बातचीत करते हैं आपस में, उस विधि को हम प्रत्यक्ष विधि कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे क्या, शिक्षक जिस भाषा को सिखाना चाहता है उसी भाषा का प्रयोग करके सिखाना होता है। हम लोगों जैसे हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी हमको आती है, लेकिन अगर हमको मलयालम कोई सिखाए तो हिंदी में बोल कर सिखाता तो हमको हिंदी आती है तो हिंदी हिंदी में बोल कर सिखाएगा तो हमें मलयालम सीख ही नहीं पाएंगे, मराठी सीख रहे मराठी सीख ही नहीं पाएंगे, तमिल सीख रहे तमिल सीख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो हमारी ही मातृभाषा में हमारी ही लैंग्वेज में प्रयोग हो रहा है। तो हमको अपनी लैंग्वेज पता चलेगी, उनकी लैंग्वेज नहीं पता चलेगी जो भी सीखना हमको हो। इसलिए शिक्षक क्या करते हैं, जो भाषा सिखानी होती है विद्यार्थियों को, जिस भाषा में कोई चीज़ सिखानी होती है, जो भाषा सिखानी होती है उसी भाषा का प्रयोग करता है, मातृभाषा का प्रयोग बिल्कुल नहीं करता है इसमें दोस्तों। ये याद रखेंगे आप, प्रत्यक्ष विधि में शिक्षक उसी भाषा का प्रयोग करता है जो उसको सिखानी होती है, अर्थात इसमें मातृभाषा का प्रयोग नहीं होता है। ठीक, आप दोस्तों ने देख लिया संप्रेषण विधि, मतलब संप्रेषण कम्युनिकेटिव मेथड, मतलब संचार की व्यवस्थाएं, सम्मिश्रण वो संप्रेषण, किसी को बताने की विधियाँ, टेक्निक क्या है, किस तरीके से बताया जाए, कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाए, संप्रेषण विधि। संप्रेषण विधि में क्या होता है, डायरेक्ट मेथड भी बच्चों को उसी विधि में बता रहा था, जो वही भाषा सिखा रहा था जो भाषा बच्चे सीखना चाहते हैं, और शिक्षक उसी भाषा में बोल करके सिखा रहा था जो बच्चा सीखना चाह रहा है, और मातृभाषा या दूसरी भाषा का प्रयोग बिल्कुल नहीं कर रहा था। इसमें क्या है, प्रत्यक्ष विधि की प्रक्रियाओं को और अच्छे से संप्रेषित करने के लिए यह विधि प्रयोग में लाई गई। भाषा प्रयोग सीखने में ही भाषा की संरचना है। यहाँ पे दोस्तों छपाई में कहीं कहीं मिस्टेक है, इनको सही कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। प्रत्यक्ष विधि मतलब जो भी डायरेक्ट मेथड था उसी को और अच्छे से लोगों ने जब इसका प्रयोग किया तो यह और सक्सेसफुल हुई, अच्छी लगी लोगों को, इससे ज्ञान में वृद्धि हुई, तो धीरे धीरे यह विधि प्रयोग में आई। लेकिन इससे भी अच्छा मतलब प्रत्यक्ष विधि को और अच्छे से संप्रेषित करने के लिए, एक दूसरे के सामने रखने के लिए, बताने के लिए, किसी शिक्षक अपने बालक को बताने के लिए इस विधि का प्रयोग करता तो वह और अच्छे से सीखता। इसलिए प्रत्यक्ष विधि की प्रक्रियाओं सारे को अच्छे से करने के लिए संप्रेषण विधि प्रयोग में लाई गई। भाषा प्रयोग में ही भाषा की संरचना है, मतलब जिस तरीके से भाषा का प्रयोग किया जाता है उसी में ही भाषा की संरचना है। अब दोस्तों देख लें सम्मिश्रण विधि, मतलब सम्मिश्रण का मतलब मिश्रण का मिक्सचर का मतलब आप समझते हैं कि उसमें कोई एक चीज़ नहीं है, उसमें दो तीन कम से कम दो चीज़ें तो होगी ही, उसको क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर का मतलब इसी से आप समझिए, मैं आपको समझाने के लिए मिक्सचर बता रहा हूँ कि सम्मिश्रण का मतलब क्या है कि कोई एक विधि नहीं है, बहुत सारी विधियाँ हो सकती हैं, कम से कम दो विधि तो हो सकती हैं। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, इस विधि में बच्चों को जो भी सिखाना होता है वह शिक्षक अपनी आवश्यकता अनुसार किसी भी शिक्षण विधि का प्रयोग करके सिखा सकता है। जैसे हमको इंग्लिश सीखनी है, अगर डायरेक्टली शिक्षक कोई हमको इंग्लिश सिखा रहा है, वह केवल इंग्लिश का ही प्रयोग करके सिखा रहा है, तो हमको तो हिंदी आती है, इंग्लिश तो बिल्कुल आती नहीं, तो उसमें इंग्लिश हम समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है शिक्षक, तो सीख नहीं पाते हैं। इसलिए ये सम्मिश्रण विधि आई, और इसमें बताया गया कि बालक को आपको जैसे इंग्लिश सिखानी है या तमिल सिखानी है तो आप तमिल का हिंदी में प्रयोग करके या हिंदी के माध्यम से आप तमिल सिखा सकते हैं, या बच्चे को जो भी लैंग्वेज जो भी मेथड अच्छा लगे उस मेथड से आप उसको सिखा सकते हैं। कुल मिला के बच्चे का ही विकास होना चाहिए, भाषा बच्चे को आनी चाहिए, आप चाहें जिस विधि का प्रयोग करके सिखा सकते हैं। तो इसमें क्या कहा गया, इस विधि में बच्चों को जो भी सिखाना होता है वह शिक्षक अपनी आवश्यकता अनुसार किसी भी शिक्षण विधि का प्रयोग कर सकता है। कोई भी 7 हमारी शिक्षण विधियाँ हैं, इनमें से कोई भी विधि का चाहे मिक्स करके वो कोई भी विधि का प्रयोग करके जो भाषा हमको सिखानी होती है, जो भी कुछ सिखाना होता है उसको हम सिखा देते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें शिक्षक विद्यार्थी को जो भी भाषा विद्यार्थी सीखना चाहता है उसको वह कोई भी मेथड प्रयोग करके उस चीज़ को सिखाता है। वह आवश्यकता अनुसार किसी भी मेथड का प्रयोग करके भाषा को सिखा देता है, सिखा सकता है, कोई चीज़ टीच कर सकता है, पढ़ा सकता है, उसे ही हम सम्मिश्रण विधि कहते हैं। सम्मिश्रण मतलब मिक्स्ड मेथड या इलेक्ट्रिक मेथड, जिसमें कम से कम दो विधियाँ तो अवश्य ही प्रयोग में की गई होंगी। अब हम देखते हैं आगमन विधि। यहाँ पे दोस्तों देखिए आगमन इंडक्टिव मेथड में क्या होता है, उदाहरण से नियम की ओर सिखाया जाता है। जैसे कोई शिक्षक संज्ञा पढ़ा रहा है या शिक्षक कोई भी चीज़ पढ़ा रहा है जैसे, तो वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, अब हम एक शिक्षक क्लास में खड़ा हुआ और वह एक एक करके बालकों से पूछता रहा कि हम बोर्ड पे लिख रहे हैं और आप बताओ
ये क्या है, आगरा है। ये क्या है, हिमालय है। ये क्या है, ताजमहल है। ये क्या है, पुस्तक है। ये क्या है, गाय है। इतनी चीज़ों को बताया। उसने बोर्ड पे लिख दिया कि ये इतनी सभी चीज़ें क्या हैं। तो बालक को अब वो सीधे से बताएगा कि ये जो गाय है, ये जो पुस्तक है, ये जो हिमालय है, ये जो आगरा है और ये जो ताजमहल है, इन सभी को हम नाउन कहते हैं। अब बच्चे को पता था, बच्चे को ये तो पता था कि ये गाय है, लेकिन ये गाय नाउन है ये नहीं पता था। तो उसने पहले तो बच्चे को जो पता था उसको उसने पूछा कि बच्चों अच्छा बताओ, ये गाय है, कि चित्र पे लिख दिया कि ये गाय है या ये हिमालय है या यह एक पुस्तक है। तो उसने फिर बाद में उसने बताया कि आप बच्चों जो बता रहे हो कि ये पुस्तक है, ये पुस्तक है, इसी को हम संज्ञा कहते हैं, किसी के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो क्या हुआ, हिमालय यहाँ क्या हुआ, संज्ञा हो गया। तो इसमें बच्चे को ज्ञात था कि हाँ हिमालय होता है, पर ये नहीं पता था कि ये हिमालय संज्ञा होता है। बच्चे को पता था कि आगरा है, पर उसको ये नहीं पता था कि आगरा कोई नाम है और वो जहाँ किसी का भी नाम हो उसी को संज्ञा कहते हैं। अब इसमें क्या की ओर यह नियम चलता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर यह नियम चलता है। कैसे, जैसे दोस्तों अभी हमने बताया कि जैसे उसको पता है कि हिमालय हिमालय क्या है, उसको ये तो पता है कि हिमालय है, पर उसको ये नहीं पता था कि हिमालय संज्ञा होता है। तो उसको ये ज्ञात था कि ये हिमालय है, लेकिन उसको उस चीज़ से वह अज्ञात था कि यह संज्ञा होता है। तो यह ज्ञात से अज्ञात की ओर भी चलता है नियम। अगला मेथड देखते हैं दोस्तों। अगला मेथड हमारा है निगमन विधि। निगमन मतलब डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड क्या होता है, अब यहाँ पे एक ट्रिक के माध्यम से आप समझ सकते हैं। यहाँ पे नी है और नी से मतलब नियम से उदाहरण की ओर चलता है। नियम से उदाहरण का मतलब ये है कि इसमें पहले नियम बता दिए जाते हैं। जैसे जैसे कि हम कोई ट्रांसलेट करते हैं किसी चीज़ का, तो उससे पहले हमको ग्रामर सिखा दी जाती है। उसमें हमको बता दिया जाता है कि ये विधि होती है, उसमें हम उसी विधि का प्रयोग करके आगे उदाहरण बनाते हैं उसके। लेकिन इस विधि में यही होता है, नियम से उदाहरण की ओर सिखाया जाता है। हमको पहले नियम बताए जाते हैं, किसी चीज़ के पहले हमको नियम बताए जाते हैं और बाद में नियम बताए जाते हैं, बाद में हमको ये सिखाया जाता है कि यह नियम किस चीज़ के हैं। उसके बाद उदाहरण दिया जाता है। जैसे यहाँ पे सिंपल संज्ञा ही ले लीजिए। यहाँ पे दोस्तों जैसे नियम बताए गए कि किसी के नाम को संज्ञा कहते हैं, ये एक नियम हो गया। एक नियम हो गया कि किसी के नाम को संज्ञा कहते हैं। कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज़ है, उसी के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये हमको बता दिया गया किसी के नाम को संज्ञा कहा जाता है। उसके बाद उदाहरण देना स्टार्ट हुए कि ये हिमालय था, या यह हिमालय है, यह गाँव है, या कोई लड़का है, या कोई पुस्तक है, या कोई मेज है। बहुत सारी चीज़ों के उदाहरण दे दिए गए। हमें पहले क्या सिखाया गया था, नियम। क्या, किसी के नाम को भी संज्ञा कहते हैं। यह एक नियम पहले ही सिखा दिया गया है हमको कि किसी के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब उदाहरण बताने होंगे। उदाहरण किसी के नाम को तो बच्चे खड़े होकर क्लास में पूछ सकता है कि सर गाय है, क्या सर नाउन है? तो उसमें उसको बताना रहेगा हाँ नाउन है, क्योंकि यह किसी का नाम है। कौन से नाउन के बहुत सारे प्रकार होते हैं, उनमें वो व्याकरण की भाषा है। पहले हम इसको बताते हैं आगमन निगमन विधि को। तो इसमें क्या होता है, उसको ये पता चल गया कि हाँ ये मेथड था, ये पहले हमको नियम बताए गए और नियम का ये उदाहरण है। आगमन विधि में क्या था, उदाहरण तो पहले बता दिया गया, जो बच्चे को पता था कि हाँ, बच्चे को पता था कि ये गाय है, पर उसको यह नहीं पता था कि ये संज्ञा होती। लेकिन इसमें क्या है, पहले ये बता दिया गया है कि संज्ञा, किसी के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो किसी के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो बच्चे ने कोई नाम उठा लिया और उसको पूछता है कि क्या सर ये संज्ञा है? तो हम सीधा कहेंगे कि हाँ यह संज्ञा है, क्योंकि यह किसी का नाम है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं। यह सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर का मतलब क्या है, सामान्य, जैसे सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। जो चीज़ें सामान्य होती हैं उनको और अच्छे लेवल पर हम जाके सीखते हैं। और अज्ञात से अज्ञात की ओर चलता है। अज्ञात से ज्ञात की ओर चलता है। यहाँ पर दोस्तों ये सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, या ठीक है, क्योंकि इसमें दोस्तों निगमन विधि जो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है, ठीक है। अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है। अज्ञात है, किससे अज्ञात था, व्याकरण के नियमों से वह अज्ञात था। उसको नहीं पता था कि व्याकरण के नियम क्या होते हैं। उसको यह नहीं पता था कि व्याकरण के नियम क्या होते हैं। बाद में पहले उसको अज्ञात वाली चीज़ें सिखाई गई और ज्ञात था, क्योंकि उसको ये पता था कि ये गाय है, पुस्तक है, हिमालय है, लड़की है, कोई भी चीज़ है, किसी का नाम है, वह उसको पता था। लेकिन वह इस अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जा रहे हैं, क्योंकि पहले हम उसको अज्ञात वाली चीज़ें बता रहे हैं, उसको हम पहले नियम बता रहे हैं जिनसे वह अज्ञात था। दूसरे बाद में हम उसको बता रहे हैं कि अज्ञात वाली चीज़ें बता दी या नियम बता दिए, उसके बाद में उसका उदाहरण दे रहे हैं। तो
ज्ञात वाली चीज़ें बता रहे हैं। पहले उसको जो अज्ञात था, नियम अज्ञात थे, बताया, उसके बाद में हम उसको बता रहे हैं कि ये गाय है। गाय तो उसको पता थी, मतलब अज्ञात से ज्ञात की तरफ चलता है। यहाँ पे दोस्तों एक मिस्टेक हुई है, सही कर लीजिए आप। यहाँ पे निगमन विधि में सामान्य से विशिष्ट की ओर है और आगमन विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर है। यहाँ पे दोस्तों विशिष्ट से सामान्य की ओर है, उल्टा हो गया। यहाँ पे आप सही कर लीजिए, विशिष्ट से सामान्य की ओर है, क्योंकि इसमें सबसे पहले विशिष्ट चीज़ें सिखाई जाती हैं। विशिष्ट उसके उदाहरण होते हैं, उन चीज़ों को सामान्य की तरफ लेके आते हैं। ठीक है दोस्तों, इस यह विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है। ठीक है दोस्तों, उदाहरण से नियम की ओर चलती है। यहाँ पे सही कर लेना, एक मिनट। तो क्या हुआ, सामान्य से विशिष्ट की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है। ठीक है दोस्तों, तो शिक्षण विधियाँ जितनी 7 शिक्षण विधियाँ थी, सातों शिक्षण विधियों को हमने एक एक करके अच्छे से देख लिया है। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं भाषा और विचार, यानी लैंग्वेज और थिंकिंग। क्या है भाषा और विचार? जीन पियाजे ने क्या कहा? जीन पियाजे ने यहाँ जहाँ पर दोस्तों मिस्टेक्स हुई हैं, यहाँ पर सही कर लीजिए आप। पियाजे यहाँ पे लिखना था, यहाँ पे पियाजे लिखना था, वो गलती से मिस्टेक हो जा रही है, टाइपिंग सही नहीं की हुई है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या कहेंगे, भाषा और विचार के बारे में पियाजे ने क्या कहा? पियाजे ने कहा कि भाषा में विचार, भाषा से पहले विचार आता है। मतलब बच्चा जब कोई भाषा नहीं जान रहा होगा, कुछ नहीं जान रहा होगा, बोल भी नहीं पा रहा हो, फिर भी उसके मन में कोई ना कोई विचार तो आ ही रहे होंगे। जाहिर सी बात है कि वह बोल तो नहीं पा रहा है, लेकिन अपने सेंसर के अनुसार उसके मन में कोई विचार तो आ ही रहे होंगे। यानी भाषा से पहले विचार आता है। जीन पियाजे ने यह कहा कि भाषा बाद में आती है, पहले विचार आता है। जब बच्चे को भाषा पता नहीं होती तब भी उसके दिमाग में कोई ना कोई विचार आ रहा होता है, थिंकिंग्स आ रही होती हैं, सेंस के जरिए कोई भी थिंकिंग आ रही होती है। यानी भाषा बाद में, विचार पहले। तो और उन्होंने कहा, इसने जीन पियाजे ने कहा कि यह भाषा को सुनिश्चित भी करता है। विचार आता है, विचार आया कि ये कोई चीज़ है, फिर वो सुनिश्चित करता है कि इस चीज़ को हम इसको इस तरीके से बोलते हैं, तो ये क्या हुआ, ये भाषा हो गई। बोलना उसका क्या हुआ, भाषा हो गई। तो इन्होंने बताया कि पहले विचार आता है, फिर भाषा आती है, और विचार जो होते हैं वो भाषा को सुनिश्चित भी करते हैं। अब पहले विचार फिर भाषा। अहम केंद्रित वाक्य, मतलब जीन पियाजे ने अहम केंद्रित वाक्य जो होते हैं, निज वाक्य जिसको हम कह सकते हैं, जो स्वयं में बड़बड़ाना होता है, अहम केंद्रित वाक्य होते हैं, इनको मान्यता नहीं दी। उन्होंने कहा कि यह संज्ञानात्मक विकास में सहायक नहीं होते हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी बालक अहम केंद्रित है तो उसके संज्ञानात्मक विकास में वह सहायक नहीं है। अब लेव वायोगोत्स्की ने क्या कहा? इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया। इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। इन्होंने अपने नियम में क्या कहा है? इनके अनुसार निज भाषा, जो भी अहम केंद्रित वाक्य था, निज भाषा थी, लैंग्वेज जिसको कह सकते हैं, थी। इनके अनुसार निज भाषा बालक के संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। उन्होंने कहा कि वह बालक आपस में बोलता है, जैसे वह गुड़िया है, मेरी गुड़िया बीमार है, मेरी ट्रेन टूट गई है, इसको इस तरीके से बनाएंगे हम, ये इसका टायर निकल गया है, छोटे आपस में ही बात करता है, किसी और से बातें नहीं करता, आपस में ही बात करता है। इसको निज भाषा या निज वाक्य कहा जाता है, जिसको वाइगोत्स्की ने कहा कि यह निज वाक्य जो है भाषा का सर्वश्रेष्ठ टूल है, जिसके द्वारा वह ज्ञान का निर्माण कर रहा है, जिसके द्वारा बालक कोई भी ज्ञान का निर्माण कर सकता है। उन्होंने कहा कि बालक भाषा अपने परिवेश की अंतःक्रिया से सीखता है। इन्होंने नियम ही दिया है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, मतलब समाज से अंतःक्रिया करके यह सीखता है। जैसे मेरी गुड़िया बीमार है, दवा दूँ, या किसी और से नहीं करा, अंतःक्रिया अपने मन में बोल बोल के ये सीख रहा है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार यह बालक मन में बोल बोल के जो भी निज भाषा में बोलता है, अहम केंद्रित वाक्य होते हैं, उनके द्वारा वह कुछ न कुछ सीखता है। वाइगोत्स्की ने 3 प्रकार की भाषाएं दी हैं। कौन सी? सामाजिक वाक्य दिया है। सामाजिक वाक्य, जिससे जब सामाजिक वाक्य होता है, समाज से बच्चा कुछ भी सीखता है, तो दूध चाय पानी मांगना, ठीक, दूध चाय पानी मांगना सीखता है, या सामाजिक वाक्य होते हैं। टाटा बाय बाय करना बच्चा सीखने लगता है, टाटा बाय बाय करने लगता है। छोटा सा होता है, वो बोल नहीं पाता है, फिर भी वो टाटा बाय बाय करने लगता है, हाथ हिला हिला के करने लगता है। निज भाषा, इसकी उम्र में उन्होंने सामाजिक वाक्य इन्होंने 2 वर्ष रखी। और निज भाषा की खुद से बातें करना होता है, इसमें बात अपने मन से बातें करता है। और इसमें क्या होता है, सामाजिक वाक्य में क्या होता है, देखता है दूसरों को हाथ हिलाते हुए, तो वह दूसरों से भाई उसी तरीके से हाथ हिलाता है, जबकि वह बोल नहीं पाता है। और निज भाषा में क्या, 3 वर्ष का बालक होता है, खुद से बातें करता है, वो किसी और से नहीं, खेला होगा, अकेला खेला होगा, फिर भी वह खुद से बातें करता रहेगा कि मेरी गुड़िया बीमार है, मेरी ट्रेन टूट गई है, हमें ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, मैं दवा ला दूँ, इसके सुई लगा दूँ, जबकि वो गुड़िया प्लास्टिक की या लकड़ी की किसी तरीके की हो सकती है, उसको यह ज्ञात नहीं है कि यह निर्जीव है या सजीव है। तो दोस्तों आपस में ही बातें निज भाषा या निज वाक्य करता है। मौन आंतरिक वाक्य मतलब दोस्तों मन के अंदर ही बातें करना। मन के अंदर मतलब जैसे वो कह रहा है अब हमारी गाड़ी टूट गई, उसको बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे,
इसमें तो खुद से बातें करना है। इसमें क्या करें, निज भाषा और मौन आंतरिक वाक दोनों एक जैसे लग रहे हैं पर एक जैसे हैं नहीं, क्योंकि इसकी उम्र दूसरी है, इसकी उम्र दूसरी है, और इसमें खुद से बातें तो कर रहा है। क्या कर रहा है कि मैं ऐसा करूँगा, है कुछ नहीं, भले ही उसके पास कुछ ना हो, मैं ऐसा करूँगा, मैं मेला जाऊँगा तो ये चीज़ लाऊँगा, मैं ऐसी करूँगा, बट वो खुद से ऐसी बातें कर रहा है। और मौन आंतरिक वाक में क्या है, इसमें बोल बोल के निज भाषा में खुद से बोल रहा होगा, आवाज़ उसकी बाहर आ रही हो बोल बोल के, लेकिन मौन आंतरिक वाक में क्या होता है, वो थिंकिंग के हिसाब से कार्य करता है, सोच रहा होता है बैठा, उसमें एफर्ट लगा रहा होता है। या मेरी गुड़िया बीमार है, मेरी गाड़ी पंचर हो गई है, अब इसको हम जुड़ा के लाएं, मन में सोचता है कि अब ऐसा नहीं तो ऐसा करना चाहिए, अब हम ऐसा कर लेंगे तो ये हो जाएगा, अब हम वैसा कर लेंगे, अब हम बड़े हो गए, या इस तरीके की बहुत सारी बातें बच्चे करते हैं। इन्होंने भाषा तथा विचार को शुरुआती सालों में एक दूसरे से स्वतंत्र बताया। इसने वाइगोत्स्की ने कहा कि भाषा और विचार एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद दोनों एक ही हो जाते हैं। इन्होंने कहा कि कुछ समय तक तो भाषा और विचार दोनों एक जैसे होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद दोनों अलग हो जाते हैं। फिर आए नोम चॉम्स्की। नोम चॉम्स्की ने क्या कहा, उन्होंने बताया कि भाषा सीखने की क्षमता बच्चे में जन्मजात होती है। वह लैग नामक डिवाइस लेके आता है, जिसको क्या कहते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अर्जन टूल्स, जिसको वह बच्चा बचपन से जन्मजात होती है उसके अंदर, बचपन से लेके आता है, और यह टूल्स 5 साल तक की उम्र तक एक्टिव रहता है। उसके बाद वह धीरे धीरे उम्र बढ़ते बढ़ते डीएक्टिवेट या मंद पड़ने लगता है। तो नोम चॉम्स्की ने कहा क्या, ध्यान रखना आप दोस्तों, नोम चॉम्स्की ने क्या कहा कि बच्चा अपनी भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता के साथ पैदा होता है। बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, उसके अंदर उसके मस्तिष्क में लैर नामक डिवाइस होती है जो 5 वर्ष तक की उम्र तक अत्यधिक एक्टिव होती है। उसके बाद में यह धीरे धीरे उम्र के साथ में उम्र बढ़ते बढ़ते यह डिवाइस मंद पड़ने लगती है तथा अंततः जाकर डीएक्टिवेट हो जाती है। तो आप दोस्तों सीखते हैं कि भाषा कौशल मतलब लैंग्वेज, भाषा कौशल सीखते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, भाषा कौशल यानी लैंग्वेज, भाषा कौशल सीखते हैं। भाषा कौशल यानी लैंग्वेज स्किल्स, भाषा के मुख्य 4 कौशल होते हैं, मतलब भाषा के जो कौशल होते हैं, भाषा सिखाने, बोलने, पढ़ने, लिखने के जो भी, वो 4 टाइप मुख्य रूप से होते हैं। कौन से होते हैं, भाषा के 4 मुख्य कौशल हैं, जैसे लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना, ये सभी भाषा के कौशल हैं। इनके द्वारा भाषा के जिसमें जिसकी निपुणता होती है, किसी की लिखने में अच्छी निपुणता होती है, किसी की बोलने में बहुत अच्छी निपुणता होती है, इनको हम क्या कहते हैं, भाषा कौशल। अब भाषा कौशल को मनोवैज्ञानिक तरीका है, कभी कभी पूछ लिया जाता है सीटेट जैसे एग्जाम में कि भाषा कौशल का मनोवैज्ञानिक तरीका क्या है, तो इसको मनोवैज्ञानिक तरीका इसका यही है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। यानी इसकी ट्रिक क्या हो सकती है, इसकी ट्रिक से हम देख लेंगे, सुबो पॉली कहते हैं इसको, सुबो पॉली। सुबो पॉली मतलब सु से हो गया, सु से हो गया सुनना, सु से हो गया सुनना, और यहाँ पे दोस्तों देखते हैं पा से क्या हो गया, बा से क्या हो गया, बोलना, सुबो, बो से क्या हो गया, बोलना, मतलब बो से बोलना, सुबो, और पा से क्या हो गया, पढ़ना, पा से पढ़ना, और ली से लिखना हो गया, ली से लिखना हो गया। तो दोस्तों सुबो याद रखिए कि सुबो बोली यही मनोवैज्ञानिक तरीका है। और दोस्तों हमने बताया, क्या बताया कि सुनना और पढ़ना ये ग्राम्यात्मक कौशल के अंतर्गत आती हैं, यानी रिसेप्टिव स्किल्स आती हैं। रिसेप्टिव इंग्लिश, इंग्लिश में सेम ही ऐसे होते हैं, रिसेप्टिव इंग्लिश यानी सुनना और पढ़ना, ये रिसेप्टिव होंगे, यानी रिसेप्टिव कौशल्स के अंदर आते हैं, रिसेप्टिव स्किल्स के अंदर आते हैं। और बोलना और लिखना, जैसे बोल रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, और लिखना, लिखकर भी एक्सप्रेस कर रहे हैं, या इनको क्या कहते हैं, व्यक्त्यात्मक एक्टिव स्किल्स, या जो भी होता है क्या कहते हैं, अभिव्यक्त कर रहे हैं किसी चीज़ को, इनके जरिए हम अभिव्यक्त करते हैं, तो क्या कहते हैं, अभिव्यक्तात्मक लैंग्वेज या अभिव्यक्तात्मक स्किल्स। ये हमारी स्किल्स होती हैं, कितना कौन अच्छे से बोल पाता है, किसी भाषा को किस तरीके से अच्छे से समझा पाता है, उसको हम कहते हैं अभिव्यक्तात्मक स्किल्स या एक्टिव स्किल्स। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे हम सारी स्किल्स पढ़ लेते हैं। याद रखना, सुनना और पढ़ना ग्राम्यात्मक कौशल यानी रिसेप्टिव स्किल्स, और बोलना और लिखना अभिव्यक्त्यात्मक एक्टिव स्किल्स कहलाती हैं। अब एक एक चीज़ करके देखते हैं। तो 2 प्रकार का होता है, मौन वाचन होता है, सस्वर वाचन होता है। मौन वाचन में क्या होता है, हम मन में किसी चीज़ को अच्छे से पढ़ रहे होते हैं, मन ही मन, बाहर हमारी आवाज़ नहीं जाती है, उसको हम कहते हैं मौन वाचन। और जिसमें हम सस्वर मतलब जोर बोल बोल कर सिखाते हैं बच्चों को, इसमें ये सारे नियम दोस्तों बच्चों पर अप्लाई करने होते हैं, जिसमें टीचिंग मेथड होते हैं और
ये लैंग्वेज स्किल्स होते हैं, यानी टीचिंग मेथड, शिक्षण विधियाँ होती हैं जितनी भी, और भाषा कौशल जितने भी होते हैं, ये सब हमें अपने विद्यार्थियों पे, शिक्षार्थियों पे अप्लाई करने होते हैं, किन्हीं बालकों पे अप्लाई करने होते हैं। ये सारे शिक्षकों के लिए होते हैं और बालक पे अप्लाई करने होते हैं। मौन वाचन, जैसे मौन वाचन से क्या फ़ायदे होते हैं, ये बच्चों को सिखाना होता है। मौन वाचन कैसे किया जाता है, बच्चों को सिखाना होता है। मन में जैसे किसी चीज़ को अगर बच्चे पढ़ते हैं, उसको बताना होता है कि ये साइलेंट रीडिंग यानी मौन वाचन के अंतर्गत आता है। सस्वर वाचन होता है, उच्चारण के तरीके से उच्चारण बच्चे का सही होता है, वहाँ पे उच्चारण को सही कराने के लिए सस्वर वाचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्लास में किसी एक बच्चे को खड़ा करके ज़ोर ज़ोर से बोल बोल करके पढ़वाया जाता है कि इस चीज़ को ज़ोर ज़ोर से सस्वर वाचन करिए, पठन करिए, इसी चीज़ को ज़ोर ज़ोर से बोल बोल के सुनिए, ताकि उसका उच्चारण और सुनने वाले सभी बच्चों का उच्चारण सही से हो पाता है। ये उच्चारण के प्रयोग में बहुत। अब लेखन के प्रकार देख लेते हैं दोस्तों। लेखन के प्रकार जैसे सुलेख, सुलेख से यहाँ से ज्ञात हो रहा है कि सुंदर लेख जो अच्छी राइटिंग्स होती है, जो जिसमें कोई गलतियाँ नहीं होती। अच्छी का मतलब ये नहीं कि बहुत अच्छी लिख ली तो अच्छी, अच्छी वो होती है जिसमें कोई ग्रामेटिकली त्रुटि नहीं होती है, और बहुत अच्छे से वो सटीकता से लिखी गई है, कोई वर्तनी शुद्ध करने के लिए उसमें नहीं होती है, उसमें बार बार पेन नहीं चलाया गया, दोहराई नहीं गई होती है, और पढ़ने में अच्छी होती है, उसको कहते हैं सुंदर लेख। तो यहाँ पे सुंदर लेख दोस्तों है सुलेख। और फिर उसके बाद है श्रुतलेख। श्रुत मतलब श्रुतलेख, श्रुतलेख को हम क्या कह सकते हैं, एक मिनट दोस्तों, इसको हम इरेज कर लेते हैं। यहाँ पे हमने सुलेख को पढ़ लिया, यहाँ पे श्रुतलेख मतलब वर्तनी को शुद्ध करना। यहाँ पे दोस्तों सही कर लीजिए, यहाँ पे वर्तनी लिखा है, ये वर्तनी, पेन सही ना होने के कारण दोस्तों हम यहाँ पे लिख नहीं पा रहे हैं फिलहाल में, लेकिन यहाँ पे दोस्तों आप इतना समझिए कि वर्तनी लिखा था वो, इस तरीके से वर्तनी लिखा है। ठीक दोस्तों, ये वर्तनी लिखा है, यानी वर्तनी यानी श्रुतलेख, वर्तनी को शुद्ध करना। जैसे किसी कोई ट्रांसलेट हिंदी में दिया है, कोई अनुवाद हिंदी में दिया है, उसमें क्या गलती है, जैसे लिखा है कि पक्षी, पक्षी पेड़ पे बैठा है, एक हो गया ठीक, पक्षी या कह दिया यह आदमी जाती है, तो यहाँ पे वर्तनी इसकी शुद्ध नहीं है। यहाँ पे कह देते हैं कि आदमी सुबह उठ के मंजन करती है, या कुछ भी किसी तरीके से वह अगर ट्रांसलेट ही सही नहीं है, वर्तनी उसकी शुद्ध नहीं है। वर्तनी को शुद्ध रूप में लिखना या कहना या पढ़ना या बताना श्रुतलेख के अंतर्गत आता है, उसको हम कहते हैं श्रुतलेख। अनुलेख क्या होता है दोस्तों, अनु मतलब किसी चीज़ का उसी का कॉपी करना, अनु मतलब कॉपी करना उसी चीज़ का, मतलब उसी पे उसी सेम जैसी उसी चीज़ को बनाना, सही करना। अनुलेख मतलब दोहराना। इसमें क्या होता है दोस्तों, अभी क्या होता है, इसमें शिक्षक किसी विद्यार्थी को कोई चीज़ दोहराने के लिए देता है, जब उसको ही कहते हैं अनुलेख। सीधी भाषा में ऐसे समझिए आप कि जब शिक्षक किसी विद्यार्थी को कोई चीज़ दोहराने के लिए देता है, वह लेखन के अनुलेख प्रकार के अंतर्गत आता है। ठीक दोस्तों, अब भाषाई विकार देख लेते हैं। भाषाई मतलब जो बोलने में, पढ़ने में, सुनने में जितनी भी दिक्कत होती है उनको हम भाषाई विकार कहते हैं। भाषा को समझने में, 6 को 9 पढ़ने में, 9 को 6 पढ़ने में, किसी चीज़ को, इन सभी चीज़ों में जो विकार होते हैं उनको हम दोस्तों कहते हैं भाषाई विकार। भाषाई विकार, ये दोस्तों हम टीचिंग मेथड्स पढ़ चुके हैं, और ये लेखन के प्रकार भी हुए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों अभी हम यूट्यूब पर नए हैं, इसलिए धीरे धीरे करके सारी चीज़ें सही होती जाएंगी, आप थोड़ा कंप्रोमाइज़ करिए इसके साथ में। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी है, और आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए होंगे तो आप ज़रूर हमसे चैट बॉक्स में लिख दीजिए कि हमको नेक्स्ट वीडियो चाहिए। आप जो भी गलतियां हैं उनको भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उन गलतियों को सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा। हाँ, तो आपको कभी उदास ना होना पड़े, आपको कोई हमारे चैनल से नुकसान ना हो, सारी चीज़ें सटीक और सही बताई जाएंगी, कम भले हों लेकिन अच्छे से समझाई जाएंगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।